जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारा इंग्लिश का जो हमारा फ्लेमिंगो बुक है उसका पहला चैप्टर है, ठीक है। पार्ट 1 है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो वैसे तो ये हमारे पूरे बुक का फर्स्ट लेसन है, लेकिन इसका नाम है द लास्ट लेसन, है ना। इंटरेस्टिंग। जरा सोचिए, इसका नाम इतना इंटरेस्टिंग है तो ये पढ़ने में कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और ये पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज हमारा इंग्लिश का पहला क्लास है और ये जो कहानी है ये बहुत ही अच्छी कहानी है, हम सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कहानी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये बात है तब की जब फ्रैंको प्रोशियन वॉर चल रहा था, ठीक है। फ्रैंको प्रोशियन वॉर। अब ये फ्रैंको प्रोशियन वॉर क्या है, देखिए। तो फ्रांस और प्रोसिया के बीच में युद्ध चल रहा था। किसके किसके बीच में? फ्रांस और प्रोसिया के बीच में, और इसी को फ्रैंको प्रोशियन वॉर कहा जाता है, ठीक है। और ये साल था 1870 से 1871 का। याद रखिएगा, साल था 1870 से 71 का, और फ्रांस और प्रोसिया के बीच में युद्ध चल रहा था, और इसे ही फ्रैंको प्रोशियन वॉर कहा जाता है, यानी कि फ्रैंको प्रोशियन युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग इसको एक छोटे से मैप से अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका जो है पूरा कहानी क्या है। तो ये जो युद्ध चल रहा था ना, इसमें जो फ्रांस है ये हार जाता है प्रोसिया से, ठीक है। फ्रांस जो है वो हार जाता है और प्रोसिया जो है वो जीत जाता है। और फ्रांस के हार जाने पे प्रोसिया के द्वारा जो है फ्रांस को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया जाता है, यानी कि फ्रांस देश को पूरी तरह से प्रोसिया के द्वारा गुलाम बना दिया जाता है। तो हम लोग छोटा सा एक मैप के द्वारा पहले समझ लेते हैं। देखिए, उस समय पे ये जो प्रोसिया था ना, ये प्रोसिया 3 देश से मिलकर बना था, ठीक है। 3 देश। पहला देश है जर्मनी, ठीक है। कौन सा? जर्मनी। और दूसरा देश है पोलैंड। कौन सा? पोलैंड, ठीक है। और तीसरा जो है वो था ऑस्ट्रिया। तो प्रोसिया जो है ये इन 3 देशों से मिलकर बना था, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। और फ्रांस जो है इसके इस तरफ है, ठीक है, मतलब बगल में, दोनों अगल बगल में ही थे। तो इन दोनों के युद्ध में जो फ्रांस है वो हार जाता है, और फ्रांस के हार जाने पे क्या होता है कि इसका जो बॉर्डर है इसके सामने ही फ्रांस के 2 जिले हैं, एल्सेस और लॉरेन। जिलों का नाम क्या है? देखिए, एल्सेस और लॉरेन, ये दोनों फ्रांस के 2 जिले थे, ठीक है। तो फ्रांस के हार जाने पे फ्रांस को तो पूरी तरह से कब्जे में लिया ही जाता है प्रोसिया के द्वारा। साथ ही साथ फ्रांस के जो ये दोनों जिले रहते हैं ना, एल्सेस और लॉरेन, इन दोनों जिलों को भी प्रोसिया अपने कब्जे में पूरी तरह ले लेता है, यानी कि यहाँ से इस तरह से इसे अपने तरफ घेर लेता है इन दोनों जिलों को, क्योंकि ये जो दोनों जिले हैं ये प्रोसिया की तरफ ही सटे हुए थे। और जैसे ही इन दोनों जिलों को पूरी तरह से जो प्रोसिया है वो अपने कब्जे में लेता है, क्योंकि उस समय जो जर्मनी है वो प्रोसिया का ही हिस्सा था, यानी कि ये जो पूरा इलाका है इसको ही प्रोसिया कहेंगे, ठीक है। तो जर्मनी जो है वो प्रोसिया के ही अंदर में आता था। इसीलिए फ्रांस के हार जाने पे क्या हो गया कि जर्मनी से ये ऑर्डर आता है कि अब से फ्रांस के इन दोनों जिलों के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा सिखाया और पढ़ाया जाएगा। और इस तरह से प्रोसिया फ्रांस से उसकी फ्रांसीसी भाषा को जबरदस्ती छीनकर उस पर जबरदस्ती अपनी भाषा जर्मन भाषा को थोप देता है। इस कहानी को हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि इस कहानी में फ्रांस के साथ जो हो रहा है ठीक वही किसी समय पे हमारे अपने देश भारत के साथ अंग्रेजों और मुगलों ने किया था। वे लोग हमारे देश को गुलाम बनाए, हमारे देश से सब कुछ लूट कर चले गए, और साथ ही हमारे देश की अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा और हमारी संस्कृति को भी नष्ट कर दिया। वे लोग हमारे ऊपर जबरदस्ती अपना पहनावा, अपना वेस्टर्न कल्चर और तो और अपनी संस्कृति को थोप कर चले गए, अपनी भाषा इंग्लिश और उर्दू को थोप कर चले गए, और हम लोग आज भी उन्हीं की संस्कृति को फॉलो करते आ रहे हैं। इसलिए आप सभी को बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत और हिंदी बोलिए, अपनी भाषा का सम्मान कीजिए, क्योंकि इस कहानी में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि जब अपनी भाषा हमेशा के लिए छीन ली जाती है तो उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है उस देश के लोगों पर, और तब जाके उन्हें अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा का महत्व समझ में आता है। हमारा अपना सनातन धर्म और हमारी संस्कृत और हिंदी भाषा,
इनसे सुंदर पूरे संसार में और कुछ भी नहीं है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सनातन संस्कृति को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत और हिंदी ही बोलने का प्रयास करें। ये भले तुरंत नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा और हमें वो दिन ज़रूर लाना है। तो चलिए अब हम लोग कहानी पे आते हैं, कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जब एक देश से उसकी अपनी मातृभाषा और उस देश की संस्कृति को छीनकर ज़बरदस्ती उस देश पे दुश्मन देश अपनी संस्कृति और अपनी मातृभाषा को थोप देता है, यानी कि उस देश में गुलामी के बाद का जीवन कैसा होता है, आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम। तो इस छोटी सी कहानी में एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम है फ्रेंच, और आगे की जो भी कहानी है ये हम लोग को फ्रेंच ही सुनाएगा, यानी कि फ्रेंच के माध्यम से ही हम लोग आगे की सारी कहानी सुनते हैं। यानी कि इस कहानी को कौन नरेट कर रहा है? फ्रेंच नरेट कर रहा है। तो इस छोटे से बच्चे का नाम क्या होता है? जो छोटा सा बच्चा है इसका नाम होता है फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच। तो फ्रेंच बताना शुरू करता है कि उस दिन का जो मौसम था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत सुहाना था, प्यारा मौसम था। चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खिले खिले थे, और उस दिन वो स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और उसको ये डर भी था कि कहीं उसके टीचर एम हेमेल उसे डांट ना दे, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। अब जो उसके टीचर है ना, उनका नाम है एम हेमेल, ठीक है। फ्रेंच के जो टीचर हैं उनका नाम होता है एम हेमेल। इस नाम को भी आप लोग को याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे कहानी में। तो फ्रेंच जो है वो जल्दी जल्दी रेडी हो रहा है अपने स्कूल के लिए, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है। और तो और वो होमवर्क भी नहीं किया है, और ये होमवर्क उसको उसके टीचर एम हेमेल ही दिए थे। और ये होमवर्क उसको किस चीज़ पे दिया गया था? तो वो था पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स। अब ये पार्टिसिपल्स क्या है? तो ये जो पार्टिसिपल्स होता है ये इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है, ठीक है। तो उसको फ्रेंच को उसके टीचर एम हेमेल जो है होमवर्क दिए थे पार्टिसिपल्स पे, जिसको कि वो बनाया नहीं था, क्योंकि फ्रेंच को पढ़ाई लिखाई करना ज़्यादा पसंद नहीं है, उसके लिए ये सब बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है। कुछ समय के लिए फ्रेंच जो है उसके दिमाग में ये बात आता है कि आज का जो मौसम है वो कितना सुंदर है, और तो और आज मैं स्कूल के लिए भी लेट हो गया हूँ, और तो और मैंने होमवर्क भी नहीं कर रखा है, और आज तो मुझको सर से डांट पड़ना ही पड़ना है। तो उससे अच्छा क्यों ना मैं आज स्कूल जाऊँ ही ना, कितना अच्छा रहेगा। और इनफैक्ट मुझे ये कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आज मैं स्कूल की छुट्टी कर देता हूँ और सारा दिन इधर उधर घूम फिर के बिता दूंगा। फिर फ्रेंच को रियलाइज होता है कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, ये करना अच्छी बात नहीं है, और वो किसी तरह हिम्मत करके अपने स्कूल चला जाता है। तो वो जल्दी जल्दी रेडी होकर अपने स्कूल के लिए निकलता है। जब वो स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में होता है, तो रास्ते में टाउन हॉल बोलकर एक जगह पड़ता है। अब ये टाउन हॉल क्या है? देखिए, टाउन हॉल बेसिकली कह सकते हैं एक बिल्डिंग होता है, ठीक है, जो कि उस जगह के गवर्नमेंट के द्वारा उसको रूल किया जाता है, यानी कि चलाया जाता है। और जैसे कि किसी तरह का कोई न्यूज़ वगैरह अगर रहता है ना, तो उसको टाउन हॉल के ही जरिए पूरी पब्लिक तक, उस शहर के सारे लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो जब वो टाउन हॉल पहुंचता है तो देखता है कि टाउन हॉल के पास में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ रहता है, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? एक तरह का नोटिस बोर्ड होता है, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई खबर अगर आना रहे तो वो जो है पब्लिक तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो वो देखता है कि टाउन हॉल के सामने जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। क्या है? भीड़ लगा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, ठीक है। तो उस बुलेटिन बोर्ड को देखकर फ्रेंच सोचता है कि अभी तक हमारे पास जितनी भी बुरी खबरें आती है ना, वो इसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आती है, यानी कि जितने भी बैड न्यूज़ आते हैं, ठीक है। जैसे कि हारे हुए सैनिक, यानी कि हम लोग जानते हैं कि फ्रांस जो है वो हार गया है, तो अगर किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर अगर लाना होता है प्रोसिया को, तो वो इसी नोटिस बोर्ड के थ्रू जो है पब्लिक तक पहुँचाया जाता है। तो फ्रेंच उसको देख के सोचता है कि इसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू जो है सारी बुरी खबरें आती है हमारे पास, तो अब ऐसा क्या हो गया कि आज के दिन यहाँ पे इतना भीड़ लगा हुआ है। क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, इसलिए उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो वहाँ रुक कर उस बात को पता कर सके, और वहाँ से जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल जाता है।
जब वो अपने स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि आज जो स्कूल है पूरा वो बिल्कुल सन्नाटा है, ठीक है। मतलब फ्रेंच बता रहा है कि जब मैं अपने स्कूल पहुंचता हूं तो मैं ये देखता हूं कि आज मेरा पूरा स्कूल बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल शांत है। लेकिन ऐसा क्यों? अक्सर जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमेशा इधर उधर बच्चे दौड़ भाग रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, लेकिन उस दिन स्कूल बहुत ज़्यादा शांत था। एक अजीब तरह का स्ट्रेंज क्वाइटनेस था पूरे स्कूल में। वो ये बात को समझ नहीं पाता है। अब क्या होता है, फ्रांज डरते डरते धीरे धीरे अपनी क्लास में जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो लेट हो चुका है तो उसको डांट तो पड़ना ही पड़ना है। वो डरते हुए अपनी क्लास की तरफ जाता है और जब वो खिड़की से अपने क्लासरूम को देखता है तो वो देखता है कि सारे बच्चे जो है अपनी सीट पर बैठ गए हैं और जो उसके टीचर हैं, टीचर का नाम क्या है, एम हेमेल, उसके जो टीचर है वो एक छड़ी लिए हुए इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो डरते डरते अपने क्लास में एंटर करता है। तभी उसके जो टीचर हैं एम हेमेल, वो उसको बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, अरे नन्हे फ्रेंच, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे, तो जल्दी से जाओ और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। और ये सुनकर जो फ्रेंच है वो पूरा चौंक जाता है। वो सोचता है कि हमारे एम हेमेल इतने सॉफ्ट तो नहीं थे, वो तो हमेशा डांटते रहते हैं सबको, लेकिन आज जो उनका बिहेवियर है वो इतना सॉफ्ट, इतना नर्म कैसे है, ठीक है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही वो सीट पर बैठता है वो ये नोटिस करता है कि उसके जो सर है ना, एम हेमेल, वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आज आए हैं। तो वो सोचता है मन में कि क्या आज कोई फंक्शन है स्कूल में, आज वो इतने अच्छे से तैयार होकर क्यों आए हैं। उनके सिर पे टोपी है, वो हरे रंग का सूट पहने हैं, कोट पहने हैं, तो इतने अच्छे से आखिर वो रेडी होकर क्यों आए हैं। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आज ये सब हो क्या रहा है। तभी वो क्लास में जब इधर उधर देख रहा होता है तो वो ये देखता है कि क्लास के जो पीछे के बेंचेस है, यानी कि जो बैक बेंचेस होते हैं, वो पहले खाली हुआ करते थे, यानी कि वहाँ पे कोई बच्चा वगैरह नहीं बैठता था। लेकिन आज के दिन वहाँ पे गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उसके मोहल्ले के या फिर उसके गांव के जो बूढ़े लोग थे, वो लोग पीछे के बेंचेस पे बैठे हुए थे। तो वो अचानक से देखता है और सोच में पड़ जाता है कि क्या अब से ये लोग भी हमारे साथ पढ़ाई करेंगे। आखिर ये लोग हमारी क्लास में क्यों आए हैं बैठने के लिए, क्या ये लोग भी पढ़ने के लिए आए हैं। उसके ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसके दिमाग में ये सब खिचड़ी पक ही रहा होता है कि तभी उसके जो सर है एम हेमेल, वो खड़े होते हैं और वे बोलना शुरू करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्लास है ये हमारा आज का लास्ट क्लास है और आज का जो हमारा लेसन है ये हमारा लास्ट लेसन है। ये सुनकर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तभी एम हेमेल आगे बताते हैं कि हमारा जो देश है फ्रांस, वो तो हार चुका है प्रोशिया से, और इसीलिए जर्मनी के बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब से एल्सेज और लॉरेन, इन दोनों जिलों के सारे स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा ही सिखाया और पढ़ाया जाएगा। और अब से जो है मैं आप सभी को किसी को नहीं पढ़ा पाऊँगा और आज के बाद आप सभी को अपना फ्रांसीसी भाषा को छोड़ना होगा और कल से आपका नया टीचर आ जाएगा आप लोग को जर्मन भाषा सिखाने के लिए। इसीलिए आज इस स्कूल में मेरा अंतिम दिन है और इसलिए प्यारे बच्चों, आज का जो ये अध्याय है आप लोग कृपया करके बहुत मन लगाकर पढ़ें। और जैसे ही फ्रेंच ये सुनता है उसे ऐसा लगता है मानो उसके लिए ये पूरे शब्द थंडर क्लैप के समान थे। यानी कि वो बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे ऊपर आसमान से बिजली गिर गई हो। और अब उसको और उसके सारे क्लास को रियलाइज होने लगता है, अभी तो मैंने अपनी भाषा को ठीक से लिखना, पढ़ना, बोलना भी नहीं सीखा था। अभी तो मैंने अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को ठीक से जाना भी नहीं था। और ये अचानक हमारे साथ क्या हो गया, इन लोगों को ऐसा करके क्या मिला, आखिर क्यों ये लोग हमसे हमारी भाषा को छीन रहे हैं। अभी तक उसे उसकी भाषा की जितनी भी किताबें, बुक्स वगैरह थी, जितनी भी कॉपी, बैग या फिर स्कूल जाना होता था, उसे बिल्कुल भी कुछ पसंद नहीं था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्रेंच जो है उसे पढ़ाई लिखाई करना उतना अच्छा नहीं लगता था। तो फ्रेंच जो है वो बोलता है कि अभी तक तो मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सारी जो बुक्स है ये सारे मेरे पुराने दोस्तों के जैसे हैं, जिनसे अब से मैं आज के बाद चाह के भी कभी ना मिल पाऊंगा, ना इन्हें सीख पाऊंगा, ना ही इन्हें पढ़ पाऊंगा।
और तो और उसके टीचर एम हेमेल, जिन्हें कि फ्रेंच बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जो उसके टीचर है वो हमेशा बहुत ज़्यादा बच्चों को डांटते रहते थे, इसीलिए वो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया करता था। लेकिन उस दिन उसे रियलाइज होता है कि आज के बाद मैं अपने सर एम हेमेल को भी कभी नहीं देख पाऊंगा। और अब उसे सब समझ आने लगता है कि क्यों जब वो स्कूल आ रहा था घर से तो बुलेटिन बोर्ड के पास इतना भीड़ लगा हुआ था, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड में यही खबर आया हुआ था कि अब से फ्रांस में जो है जर्मन भाषा ही सिखाया जाएगा, फ्रांसीसी भाषा जो है उसको हमेशा के लिए उनसे छीन लिया जा रहा है। और तो और जब वो स्कूल आता है तो स्कूल इतना शांत इसलिए था क्योंकि हर तरफ बस यही खबर फैली हुई थी और इस बात से हर कोई जो है बहुत ज़्यादा दुखी था। और तो और एम हेमेल जो उसके टीचर है वो इतने अच्छे से तैयार होके इसलिए आए थे क्योंकि आज के दिन वो अपनी भाषा को सम्मान देना चाहते थे कि उनकी भाषा जो है उनसे वो कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो ये दिखाना चाहते थे कि भले ही वो आज के बाद अपनी भाषा सीख नहीं पाएंगे, लेकिन आज वो एकदम लगन से जैसे हर दिन पढ़ाते हैं, आज भी वो अपनी भाषा में अपने अध्याय को पढ़ाएंगे, भले ही वो आज उनका अंतिम दिन हो। और तो और गांव के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो लोग पीछे के बेंचेस पे इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो लोग भी अपनी भाषा को सम्मान देने के लिए वहाँ पे आए हुए थे, और स्पेशली एम हेमेल को, जिन्होंने अपने पूरे 40 साल उस स्कूल को दिए थे, यानी कि वो पूरे 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे। फ्रेंच के दिमाग में ये सब चल ही रहा होता है कि तभी एम हेमेल फ्रेंच का नाम पुकारते हैं और वे कहते हैं कि फ्रेंच अपनी सीट पर खड़े हो जाओ, अब पार्टिसिपल्स पढ़ने की बारी तुम्हारी है। और हम लोग जानते हैं कि फ्रेंच अपना होमवर्क तो किया ही नहीं था, उसे पार्टिसिपल्स का प भी नहीं आता है, और इस बात पे वो खड़ा तो हो जाता है लेकिन वो पार्टिसिपल्स पढ़ नहीं पाता है और अपने आप को मन ही मन बहुत ज़्यादा कोस रहा होता है। उसका हृदय जोरों से धड़क रहा होता है और वो अपने मन में बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि काश मैं अपनी भाषा को आज सीख लिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता और मैं अपनी भाषा को अच्छे से पढ़ पाता और समझ भी पाता। वो अपने सर से नजरें नहीं मिला पाता है और बस अपने सर को नीचे झुकाकर डर के मारे वहाँ पे खड़ा रहता है। तभी एम हेमेल कहते हैं कि प्यारे फ्रेंच, तुम डरो मत। इसके लिए तुम्हें ऑलरेडी कितना बुरा लग रहा होगा कि तुम अपनी जो मातृभाषा है फ्रांसीसी भाषा उसे सीख नहीं पाए हो अभी तक, इसलिए तुम डरो मत। मैं इसके लिए तुम्हें डांटूंगा नहीं क्योंकि इसमें गलती तुम्हारी नहीं है बल्कि इसमें गलती तो हम सब की है। वो कहते हैं कि फ्रांस के लोगों के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि उन्हें उनकी खुद की मातृभाषा ही नहीं आती है। एम हेमेल कहते हैं कि जरा सोचो, जब ये सैनिक जब हमें गुलाम बनाने के लिए आएंगे, जब हमें बंदी बनाने के लिए आएंगे, तो ये लोग कितना हंसेंगे हम पे कि ये कैसे अपने आप को फ्रांसीसी कहला सकते हैं जब इन्हें अपनी फ्रांसीसी भाषा ही नहीं आती है। फिर एम हेमेल कहते हैं कि तुम सभी के माता पिता ने तुम लोगों को समय पे स्कूल नहीं भेजा और ना ही वो भेजते थे, बस कुछ पैसों के लिए वो तुम लोगों को खेतों में या मिलों में काम करने के लिए भेज दिया करते थे ताकि घर में कुछ पैसे आ जाए। उसके बदले में अगर वो लोग तुम लोगों को समय से स्कूल भेजा करते तो आज ये नौबत नहीं आता और आज तुम लोग अपनी भाषा को बहुत अच्छे से बोल पाते, समझ पाते और सीख रहे होते। लेकिन आज का जो दिन है ये हमारी ही गलती के कारण है। और तो और एम हेमेल ये भी कहते हैं कि इसमें गलती सिर्फ तुम सबके माता पिता की नहीं बल्कि मेरी भी है। अगर मुझे किसी काम से कभी बाहर जाना होता था तो मैं भी तुम सबको क्या छुट्टी नहीं देता था, मैं भी तुम सबको छुट्टी दे दिया करता था कि आज कोई स्कूल मत आना, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। और ये सब सोचकर, ये सब बताकर एम हेमेल जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। पूरी कक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। फिर एम हेमेल अपनी भाषा की बहुत सारी प्रशंसा करते हैं और वे कहते हैं कि हमारी जो फ्रांसीसी भाषा है वो पूरे संसार की सबसे सुंदर भाषा है। और हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से हर किसी को अपनी मातृभाषा बहुत प्रिय होती है, ठीक उसी तरह जैसे कि हम सभी को हमारी संस्कृत और हमारी हिंदी भाषा बहुत प्रिय है, उसी तरह एम हेमेल को भी और फ्रांस के लोगों को भी उनकी मातृभाषा बहुत प्रिय थी। तो एम हेमेल अपनी भाषा की तारीफ करते हैं और वे बताते हैं कि ये जो हमारी फ्रांसीसी भाषा है ये दुनिया की सबसे लॉजिकल, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और वे कहते हैं कि अपनी मातृभाषा कभी भी किसी भी कीमत पे लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमारी अपनी जो मातृभाषा होती है वो हमारे लिए एक फ्रीडम की के जैसे होती है, यानी कि एक स्वतंत्रता की चाबी के जैसी। वो कैसे, देखिए,
वो कहते हैं कि अगर किसी लोगों को गुलाम बनाया जाता है, यानी कि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, तो वो अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में बात करके उस गुलामी से छुटकारा पाने का कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते हैं और उस गुलामी से अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं। इसीलिए ये जो हमारी मातृभाषा होती है ना, ये हमारे लिए एक फ्रीडम की, यानी कि स्वतंत्रता के चाबी की जैसी होती है। और इस तरह से फ्रेंच बताता है कि एम हेमेल अपने सारे जो अध्याय है उसको पढ़ाते जा रहे थे और साथ साथ में अपनी भाषा की भी बहुत प्रशंसा कर रहे थे और हम सभी को ये बता रहे थे कि हमारी भाषा कितनी महत्वपूर्ण होती है। फ्रेंच बताता है कि आज ऐसा लग रहा था मानो कि एम हेमेल के पास जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान आज ही के आज सभी को दे देना चाहते हो। उस क्लास में जितने भी बच्चे थे, बूढ़े थे, हर किसी को वो सारा ज्ञान आज के ही आज बांट देना चाहते हो। और आज वो इतना अच्छा पढ़ा रहे थे, इतना अच्छा पढ़ा रहे थे कि मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी किसी भी पढ़ाए हुए कक्षा को मैं कभी समझ नहीं पाता था, किसी भी विषय को मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन आज मैं उनके सारे विषय को बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। और मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं बस पढ़ता ही जाऊँ और सारी की सारी अपनी भाषा को मैं आज के आज ही सीख लूँ। जब एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है तो एम हेमेल दूसरे सब्जेक्ट को शुरू करते हैं और दूसरे सब्जेक्ट में वे सारे बच्चों के लिए और वहाँ के बूढ़ों के लिए नए नए नोटबुक्स यानी कि कॉपियाँ लेकर आए थे और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में, बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था एल्सेज फ्रांस, एल्सेज फ्रांस। यानी कि जो एम हेमेल और जो फ्रेंच है वो एल्सेज के रहने वाले थे, एल्सेज जिले के रहने वाले थे। और हम लोग जानते हैं कि 2 जिलों को प्रसियाई सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया था, एल्सेज और लॉरेन, है ना। तो जो फ्रेंच है और जो एम हेमेल है वो लोग एल्सेज जिले के रहने वाले थे, तभी तो उन नोटबुक्स में लिखा था एल्सेज फ्रांस, एल्सेज फ्रांस। और एम हेमेल वो सारे नोटबुक सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सभी को बांटते हैं और सभी कोई उस नोटबुक में लिखना शुरू करते हैं एल्सेज फ्रांस, एल्सेज फ्रांस। फ्रेंच बताता है कि आज के इस अंतिम अध्याय में सब लिखने में इतने ज़्यादा व्यस्त थे और इतना मन लगाकर लिख रहे थे कि क्लास में जो भी हलचल हो रहा था किसी को उसका कोई भी खबर नहीं था। अगर हवा चल रही थी या कुछ कचरा उड़कर बाहर से अंदर आ रहा था तो इसका भी किसी को कोई खबर नहीं था। बस लिखने में ही लगे हुए थे अपनी मातृभाषा को। फ्रेंच भी बड़े ही मन और लगन से अपनी मातृभाषा को लिख रहा था। तभी वो अपने सर को ऊपर उठाता है तो वो देखता है, नोटिस करता है कि स्कूल के छत पे जो कबूतर हैं, जो पंछी है, वो लोग चहचहा रहे थे। तो फ्रेंच उन सभी को देखकर ये सोचता है कि क्या ये जो जर्मन के सैनिक है, ये जो प्रोसिया के सैनिक है, क्या ये लोग इनसे भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे। तो बेसिकली ये क्या दर्शाता है, इससे हमें यही बताया गया है कि उन कबूतरों के पास, उन पंछियों के पास उनकी अपनी स्वतंत्रता है अपनी भाषा को बोलने की, जो कि अब फ्रांस के लोगों के पास नहीं रही, क्योंकि फ्रांस के लोगों को अब हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना लिया गया था प्रोसिया के द्वारा और उनसे उनकी भाषा को छीन लिया गया था। तभी फ्रेंच लिखते लिखते अपने सिर को उठाकर एम हेमेल की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है कि एम हेमेल बहुत ही गुमसुम होकर अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और वो पूरे कक्षा को, पूरे क्लास को बहुत ही आंसू भरे नज़रों से देख रहे हैं। और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि मानो वो आज के आज ही इन सारे दृश्यों को अपने अंदर समेट लेना चाहते हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के बाद उनको यहाँ से जाना होगा और वो आज के बाद अपनी भाषा को कभी भी नहीं पढ़ा पाएंगे। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सारे दृश्य को अपने अंदर बस समेट के भर लेना चाहते हो। उस स्कूल के ऊपर एम हेमेल की बहन रहती थी जो कि सारे सामान को समेट रही थी और उसका जो आवाज़ है वो क्लास तक आ रहा था। और ये सुनकर एम हेमेल और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि अब किसी भी क्षण उन्हें यहाँ से जाना होगा। और ये सब जानने के बाद भी उस दिन वो अपने हर एक अध्याय को पूरी लगन से और पूरे मेहनत से ऐसे पढ़ाते हैं जैसे वे हर दिन पढ़ाया करते थे और पूरे उत्साह के साथ वे अपने सारे अध्याय को अपने बच्चों को समझा रहे थे। और तो और वे जो बच्चे लोग थे, बच्चे लोग से भी वे सारे अध्याय को पूरा सुनने का जो अपना उत्साह है उसे दिखा रहे थे। तभी इसके बाद इतिहास का विषय शुरू होता है और उसमें कुछ ऐसी कविताएं होंगी जिसे कि सभी को गा कर पढ़ना था। और जब पूरे क्लास में सभी लोग उसे गा कर पढ़ रहे थे तो वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक तरफ वो लोग रो भी रहे थे और उसी आंसू भरे आवाज़ से वो लोग उसे पढ़ भी रहे थे, उस कविता को गा भी रहे थे। फ्रेंच ये देखकर वो कहता है कि रोते रोते पढ़ रहे थे तो ये सुनने में थोड़ा मजाकिया भी लग रहा था, लेकिन
उस कक्षा में, उस पूरे क्लास में उस दिन इतना दुख था और इतना दर्द था अपनी भाषा को छीन लिए जाने का कि इसे मैं बता भी नहीं सकता हूँ। और फ्रेंच कहता है कि मुझे अच्छी तरह याद है उस दिन का वो अंतिम अध्याय। और तभी चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं और स्कूल की छुट्टी होने का समय हो जाता है और सभी को ये ज्ञात हो जाता है हमारी मातृभाषा में जो अंतिम अध्याय था उसके समाप्त होने का समय हो चुका है। और तो और हम सभी अपने आप को बहुत कोस भी रहे हैं कि हम सभी अपनी मातृभाषा को सीख नहीं पाए और आज ये दिन आ चुका है कि हम सभी को अपनी मातृभाषा हमेशा के लिए छोड़नी होगी। फिर वे एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और जितने बड़े अक्षरों में वे लिख सकते थे वे लिखते हैं। और वे क्या लिखते हैं? वे लिखते हैं वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस अमर रहे। ये लिखने के बाद वे बोर्ड की तरफ ही दीवार को पकड़कर झुक जाते हैं अपने सर के सहारे। और फिर वे बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन वे कह नहीं पाते हैं क्योंकि उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे होते हैं, उनका गला भर आता है और वे कुछ भी नहीं कह पाते हैं। और वे बस हाथों से सभी को इशारा कर देते हैं कि आज का जो आपका द लास्ट लेसन था वो समाप्त हो चुका है, अब आप लोग जा सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का द लास्ट लेसन चैप्टर खत्म होता है। ये कहानी हमें क्या सीख देती है? ये कहानी से हम यही सीखते हैं कि किसी भी कीमत पर हमें अपनी भाषा और अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कितने ही महान स्त्रियों और पुरुषों ने अपने प्राण निछावर कर दिए हमारे अपने देश भारतवर्ष को बचाने के लिए। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? जो अंग्रेज और मुगल आकर हमारे देश पर राज किए और हमारे देश को बर्बाद कर दिया, हम उन्हीं की भाषा को, अंग्रेजी भाषा और उर्दू भाषा को रटते चले जाते हैं। इसीलिए आप सभी को बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत बोलिए, हिंदी बोलिए और अपने धर्म और भाषा का सम्मान करना सीखिए। क्योंकि जब अपना धर्म और अपनी भाषा दुश्मन के द्वारा छीन ली जाती है तभी हमें उनका असली महत्व पता चलता है। अगर कोई आपके सामने अंग्रेजी भाषा बोले और वो खुद को बहुत स्मार्ट समझता हो तो आप उसे बताएं कि तुम स्मार्ट नहीं बल्कि बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि जिन अंग्रेजों और मुगलों ने हमारे देश पर अत्याचार किया, हमारे देश को लूटा, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को बर्बाद कर दिया, तुम उन्हीं की भाषा रटते चले जा रहे हो। भला इससे बड़ा दुर्भाग्य और हमारे लिए क्या हो सकता है? तो इसी शिक्षा के साथ ये कहानी समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।